जहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी है और तमाम पावर के स्टॉक्स पे आप रडार पर नज़र डालिए। आप जेएसडब्ल्यू एनर्जी देखिए, एनटीपीसी देखिए, टाटा पावर देखिए, बहुत सॉलिड ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है। कारण ये कि पावर की डिमांड इंडिया में बहुत बड़ी है। लाइफ हाई पे पावर की डिमांड इस समय चल रही है। तो पावर जो सेक्टर है उसका पूरा पैराडाइम कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि कोल शॉर्टेज की खबरें आ रही हैं, एनर्जी प्राइसेस पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ज़बरदस्त शॉर्टेज भी देखने को मिल रही है। तो हिंदुस्तान की जो कंपनीज हैं पावर की, वो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे देख रही हैं, क्या क्या तैयारियां कर रही हैं और एनर्जी का पूरा जो आउटलुक है सेक्टर का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी के जॉइंट एमडी एंड सीईओ प्रशांत जैन जी। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। क्योंकि रिजल्ट के हम लोग करीब बैठे हुए तो बहुत नंबर्स पे नहीं बात करेंगे, आउटलुक और सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे। एक जो हम लोग इस समय बहुत खबरें सुन रहे हैं कि बहुत शॉर्टेज है कोल की और पावर की डिमांड ज़बरदस्त बढ़ रही है, कंपनियों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पावर की बढ़ गई है। इस सिनेरियो को जरा हमें समझाइए, कैसे आप लोग देख रहे हैं, प्ले कैसे कर रहे हैं? धन्यवाद मेरे को आमंत्रित करने के लिए। देखिए, पावर की डिमांड इस साल करीब अप्रैल से लेके टिल 30th of September करीब 13% की ग्रोथ हमने ईयर ऑन ईयर देखी है। हालांकि अगर आप पिछले साल के आंकड़ों को देखेंगे तो क्योंकि उस समय लॉकडाउन था तो उसके कंपैरिजन में बेस इफेक्ट का को अगर डिस्काउंट करते हैं तो भी आप लोग बात कर रहे हैं 5 से 7% की ग्रोथ की पावर की डिमांड की बात कर रहे हैं। तो पावर की डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात रही कोल शॉर्टेज की। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर में करीब 600 मिलियन टन कोल का प्रोडक्शन होता है एंड करीब 200 मिलियन टन थर्मल कोल इंपोर्ट होता है। लेकिन अभी बीते कुछ समय में सडनली थर्मल कोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि आज की तारीख में $200 से ऊपर चल रहे हैं। तो उसकी वजह से इंपोर्टेड कोल कम इंपोर्ट हो रहा है और डोमेस्टिक कोल के ऊपर में ज्यादा डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है और इसीलिए थोड़ी शॉर्टेज की फीलिंग हो रही है। तीसरी चीज ये भी है कि देखिए, इतने 10 सालों से हिंदुस्तान में पावर सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ और पावर की डिमांड पिछले 10 साल में हर साल करीब 5% बढ़ती गई। अब एक समय ऐसा आया है कि अब वो जो पिंच करना शुरू कर दिया है और इसीलिए जो डोमेस्टिक मार्केट में स्पॉट में पावर के प्राइसेस भी बढ़ने शुरू हो गए हैं, जो कि करीब 3-3.25 रुपए का एवरेज डे का पावर प्राइस रहता था, अभी वो 7 से 8 रुपए का एवरेज प्राइस है और पीक पावर का रेट 20 रुपए हो गया है। प्रशांत जी, ये बताइए कि ये जो डिमांड एकदम से अचानक से बढ़ के आई, लॉकडाउन का बेस इफेक्ट हटा भी दें तो एकदम से जब ओपनिंग अप हुई तो बहुत तेज़ पावर डिमांड आई, तो ये कहाँ से आ रही इतनी तेज़ डिमांड, किस वजह से? क्योंकि अभी भी फैक्ट्रीज जो है 70, 75, 72% की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं चल रही हैं, तो ये डिमांड अचानक से आई कहाँ से? देखिए, डिमांड तो सभी तरफ से बेसिक आ रही है क्योंकि इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, जो कि काफी समय से सबड्यूड चल रहा था। दूसरा, अभी हर कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ जा रही है बिकॉज सबकी बैलेंस शीट डिलीवर हो गई तो सबने अपना एक्सपेंशन शुरू कर दिया है। बट ज्यादातर इम्पैक्ट इसके अंदर में सप्लाई साइड का है और सप्लाई साइड में कोई भी इन्वेस्टमेंट पावर सेक्टर पे पिछले कुछ समय में नहीं हुआ, तो इसकी वजह से आपको ये शॉर्टेज फील हो रही है। तो अब मैं जैसे एक एग्जांपल के लिए आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में केवल रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो भी 8 से 10,000 मेगावाट। अब 8 से 10,000 मेगावाट का मतलब होता है 2,500 मेगावाट नेट जनरेशन। अब इसके मुकाबले जो डिमांड की ग्रोथ हुई है पिछले 5 साल में, हर साल 8 से 10,000 मेगावाट की डिमांड की ग्रोथ हुई है। तो पहले क्योंकि ओवर कैपेसिटी थी तो सिस्टम उसको एब्जॉर्ब कर रहा था। अब इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है, अब सिस्टम में सप्लाई है नहीं, तो ये जो डिमांड में जो ये शॉर्टेज और डिमांड की वजह से सप्लाई की शॉर्टेज हम जो फील कर रहे हैं, अब ये ट्रांजिटरी नहीं है, इसको ओवरकम करने में कुछ समय लगेगा। उसके लिए पहले इन्वेस्टमेंट होगा और उसके बाद में ये सप्लाई साइड ठीक होगी। प्रशांत जी, एक सवाल और, आपका चूंकि पोर्टफोलियो 70% थर्मल पावर का है, कोयले से बनती है, इसका इम्पैक्ट चूंकि कोल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े, आप बता रहे हैं $200 पर टन हो गए हैं,
और हिंदुस्तान में कोल इंडिया उतना कोयला सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो उनका, हमने जब कोल इंडिया चेयरमैन से बात की तो उनका भी कहना था कि ई ऑक्शन में 40-50% तक प्रीमियम गया है। जो एफएसए करते हैं उसमें 8 से 10% तक की कॉस्ट बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसका इम्पैक्ट कितना आपके ऊपर आ रहा है, चूंकि आपका पोर्टफोलियो 70% थर्मल का है, एक सवाल। दूसरा, एक बड़ा जनरल परसेप्शन का सवाल है कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से कोल लेना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो चाइना अगर अपने थर्मल पावर को जस्ट हाफ कर रहा है, तब भी कोल की शॉर्टेज क्यों बनी हुई है? ओके, आपने कई क्वेश्चंस एक साथ में पूछे हैं, बट मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। पहला, आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा कि हमारे ऊपर में हायर कोल प्राइस का क्या इम्पैक्ट हुआ। तो हमारे जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसमें हमारा जो लॉन्ग टर्म पीपीए है उसके अंदर में कोल की जो प्राइस है पूरी पास थ्रू है। तो हमारे ऊपर पीपीए के अंदर में जितनी पावर हम बेचते हैं, जो कि करीब 87% हमारे का जो सप्लाई है वो पीपीए टाइड अप है, तो उसके ऊपर जीरो इम्पैक्ट है। और जो हमारी 13% ओपन कैपेसिटी है उसके ऊपर में पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बिकॉज हम लोग, हमारी सप्लाई भी ओपन है और परचेज ऑफ कोल प्राइस भी ओपन है। तो हम उसको स्पॉट मार्केट में हायर प्राइस में बेचते हैं, तो हमारे पास इंक्रीमेंटल एबिटा आती है जो कि ओपन कैपेसिटी मर्चेंट की है। सो ये बात हो गई हमारी जेएसडब्ल्यू एनर्जी की। अब दूसरी बात आपने जो पूछी वो थी कि कोल की शॉर्टेज क्यों है अगर चाइना ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट नहीं कर रहा है। तो देखिए, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है ऑस्ट्रेलिया में भी, वहां पे भी प्रोडक्शन के अंदर में कमी आई है और उसकी वजह से ये कोल के प्राइसेस अभी इस समय बढ़े हुए हैं। ये कितने समय तक बढ़े रहेंगे इसके बारे में बड़ा अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी जो फिलहाल ट्रेंड है वो कंटिन्यूअसली तेजी का है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो भी अभी इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा है या बाकी किसी और भी देशों में हो रहा है, वो सब रिन्यूएबल में हो रहा है। और रिन्यूएबल के अंदर में ये सब जो बॉटलनेक्स हैं ये पूरी खत्म हो जाएंगी और उसी के ऊपर में अभी पूरा हिंदुस्तान का फोकस है और उसी के बारे में जेएसडब्ल्यू एनर्जी का भी फोकस है। सही जंक्शन प्लान। तो प्रशांत जी, अब चूंकि रिन्यूएबल का फैशन चल गया है और पूरी दुनिया में क्लीन एनर्जी और लेस पोल्यूटेड एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं और आप भी उस तरफ बढ़ ही रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि जो आपका पोर्टफोलियो अभी जो 30% के आसपास रिन्यूएबल है, उसमें कितना कैपेक्स आप आने वाले साल 2 साल में कर रहे हैं और उसका ब्रेकअप भी कहाँ कहाँ कैसे कर रहे हैं? तो इसके अंदर में जो हमारा आज की तारीख में 35% जो कैपेसिटी है वो रिन्यूएबल की है, जो अब हम उसको इंक्रीज करके 85% हम रिन्यूएबल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भी इंक्रीमेंटल कैपेक्स है वो रिन्यूएबल कैपेसिटी में है। और देखिए, वो जो रिन्यूएबल कैपेसिटी जो अब लगाने की हम बात कर रहे हैं वो कोई एक फैशनेबल ट्रेंड नहीं है, ये एक इकोनॉमिक नेसेसिटी हो गई है। आज की तारीख में अगर मैं थर्मल पावर की बात करता हूं तो पूरे इंडिया की एवरेज थर्मल पावर का रेट 4 रुपए का है डिलीवर्ड टू द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, और वही जो रिन्यूएबल पावर है वो आपको 3 रुपए की बन जाती है डिलीवर्ड टू द डिस्कॉम। तो डिस्कॉम को फायदा है, उसकी वजह से आपके कंज्यूमर को फायदा है। तो ये एक इकोनॉमिक नेसेसिटी हो गई है। और हम आज की तारीख में करीब हमारे 2500 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट हैं वो ऑन द ग्राउंड है, जिसके अंदर में करीब 15,700 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो हम अपने जो भी इक्विटी है वो हम इंटरनल एक्रूवल से यूज कर रहे हैं, बैलेंस हम डेट ले रहे हैं। और ये जो कैपेसिटी है ये अगले 18 से 24 महीने के अंदर में पूरी कमीशन हो जाएगी। ये पहला कमीशनिंग हमारा इसी फाइनेंशियल ईयर में लास्ट क्वार्टर में करीब 200 मेगावाट का होगा। उसके बाद हर साल हर क्वार्टर में 200 से 300 मेगावाट की कैपेसिटी का एडिशन होगा। तो इसी के हिसाब से हमने ये प्लान किया है कि हम हमारी 2025 से पहले हम 10 गीगावाट की कैपेसिटी कंप्लीट करेंगे और 2030 तक हमारी 20 गीगावाट की कैपेसिटी होगी, और जिसके अंदर में 85% हमारा रिन्यूएबल का पोर्टफोलियो रहेगा। 2030 तक 20 गीगावाट, और उसमें से भी लार्जेस्ट शेयर जो होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी का होगा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का, क्योंकि वो चीज़ें दूसरी तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, इस जेएसडब्ल्यू एनर्जी के शेयर पे एक नज़र डालिए, और जो कि स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है पिछले 1 साल में, इस समय किसी को अगर लेना हो तो आपकी क्या राय होगी?
सर देखिए, लगातार आप डेली चार्ट्स देखें या इसके वीकली चार्ट्स देखेंगे, लगातार हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। एक तरफा इसमें तेजी देखने को मिली है। अभी पिछले 3 सत्र से हल्का सा ये कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो बहुत ही अच्छे लेवल्स अभी मौजूद हैं। आप एक 340 रुपए के एक स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पोजीशन बना सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में ये 420 रुपए से लेके 440 रुपए तक की चाल दिखाएगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी। 440 तक के टारगेट इस पे अचीव हो सकता है, इस पे खरीदारी कर सकते हैं। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे।